हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ओनली आईएएस यूपीएससी वाला पे। जी हां दोस्तों, हम लोग समग्र बैच स्टार्ट कर चुके हैं और ये समग्र बैच जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहां पर बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज के साथ बेस्ट ऑफ द लेसन्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी सिलसिले में मैं हिमांशु थापा आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। जी हां, एकदम सही समझ रहे हैं। हम लोग जो ज्योग्राफी में एक्चुअली पढ़ने वाले हैं वो ज्योग्राफी में सबसे बेसिक जो बुक है दैट इज एनसीईआरटी, जो फंडामेंटल आपके बहुत क्लियर कर देगी ज्योग्राफी में, उसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है वो है 11th क्लास की ज्योग्राफी। तो हम लोग आज फिजिकल ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में भी सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा क्या, कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन क्या है। ये आपका पहला चैप्टर है 11th क्लास की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का। हम लोग उसको आज कंप्लीट करेंगे। हम लोग समझेंगे कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है क्या। दोस्तों इससे पहले कि मैं बैच स्टार्ट करूं, लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बता दूं कि इस संडे को सुमित तिवारी सर आपके साथ एक स्ट्रैटेजी पे सेशन लेने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज बताने वाले हैं जिससे आप 2024 में अगर आप दे रहे हैं या 2025 में दे रहे हैं, आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे। आप देख रहे हैं कि कैसे यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। इस ट्रेंड को समझने के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, और सुमित तिवारी सर अपने एक्सपीरियंस के साथ इसको इस संडे को शेयर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग ये ज्योग्राफी का जो हमारा सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है आपके लिए। आगे आने वाले लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाले हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट्स को, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज आपको ये बता दूं कि ज्योग्राफी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए ज्योग्राफी का जो एनालिसिस है, ज्योग्राफी का एनालिसिस है इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, तो यहां पर आप एक ट्रेंड देख सकते हैं। 2015 पे 14 क्वेश्चंस आए हैं, 16 में इसके बाद एक डिप आया था, 16 में 7 क्वेश्चन थे, फिर धीरे धीरे आप ये देखते हैं कि ये बढ़ता जाता है। ठीक है, यहां पर आप देखते हैं 2017 में 9 क्वेश्चन, 18 में 10 क्वेश्चन, 19 में अगेन 14 क्वेश्चन, देन 10 क्वेश्चन अगेन, फिर 10 क्वेश्चन, फिर 11 क्वेश्चन। और 2023 में, मैंने 22 में बोला था कि बहुत दिनों से ज्योग्राफी में 10-11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बहुत चांसेस हैं कि आपसे क्वेश्चन जो है ये इस बार ज्यादा पूछ रहे ज्योग्राफी में। और हुआ वही कि देयर वर 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमेशा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑन एन एवरेज 10-11 क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी कट ऑफ जो है बहुत कम होती जा रही है, तो हर एक सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्योग्राफी सेक्शन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ज्योग्राफी के लेक्चर को। अब एक चीज समझना है हमको, व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। हमको ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है। आपके दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता होगा कि मुझे हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़नी है, या पॉलिटी क्यों पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्यों जानना है। वैसे ही आपके दिमाग में आता होगा कि हमको ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है। हम लोग को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, लेकिन हम लोग ज्योग्राफी क्यों पढ़ें। ठीक है, तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, किसी को भी ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी के इस चैप्टर में बहुत ही खूबसूरती से ये बात कही गई है। देखिए आपको मैं बता दूं कि जो ज्योग्राफी है, ठीक है, अब आप इसको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जब आप अभी तो हम लोग के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन आप इमेजिन करिए जब मैन इवॉल्व हो रहा था, जब उसका बर्थ होता था, वो अपने सराउंडिंग्स में क्या देखता है। क्या वो हिस्ट्री देखता है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझता है, या जब वो पैदा होता है तो उसके आसपास एक एनवायरनमेंट होता है। जब उसका जन्म होता है, जब उसका बर्थ व्हेन ही टेक्स उसका जब बर्थ होता है, तो उसके बाद वो क्या चीज देखता है, ही सीज द वर्ल्ड अराउंड हिम। ठीक है, वो एनवायरनमेंट को अपने पास देखता है। तो सबसे पहले उसका एनकाउंटर जिस चीज से होता है दैट इज ज्योग्राफी। उसको अपने आसपास सारी चीजें नजर आती हैं, लोग बोलते हुए नजर आते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। अलग अलग उसको एनवायरनमेंट में फ्लोरा एंड फौना दिखता है, दैट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जो है आपका इनकाउंटर अपनी लाइफ में सबसे पहले किसी चीज से होता है, तो वो ज्योग्राफी है। और ये जो आप चीज देख रहे हैं, ये जो आपके सराउंडिंग्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, ये बेटा आपको इफेक्ट करता है, बहुत तरीके से इफेक्ट करता है। आप भी जानते हैं कितनी तरीके से इफेक्ट करता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग।
आप देखिए, क्या अभी बिपरजॉय साइक्लोन आया है? आप सबने सुना होगा बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में। तो क्या ये जो बिपरजॉय साइक्लोन है जो आ रहा है, क्या ये अफेक्ट कर रहा है? तो आप कहेंगे यस सर, ये बहुत अफेक्ट कर रहा है, बहुत सारी लाइफ्स को अफेक्ट करा इसने। कितने लोग माइग्रेट कर गए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, कुछ डेथ हो गई, कैजुअलिटीज हो गई, बहुत लोगों के घर उसमें आप कह सकते हैं उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो आप एक चीज समझिएगा, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, अगर आप ज्योग्राफी समझते हैं, तो आप समझ पाएंगे अच्छा साइक्लोन होता क्या है। आप उस फिनोमिना को समझ पाएंगे कि साइक्लोन होता क्या है, और उससे समझ ही नहीं सकते हैं आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप समझ रहे हैं कि साइक्लोन कब आ सकता है, कैसे आ सकता है, तो आपको ज्योग्राफी एक चीज और हेल्प करती है, वो बताती है कि ये कितनी ज्यादा डिजास्टर कर सकता है, तो आप उस डिजास्टर के लिए मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जो ज्योग्राफी जानता है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है। आप देखते होंगे, आपने आए दिन खबर सुनी होगी, आए दिन आप न्यूज देखते हैं, क्लाउड बस्ट हो गया, बादल फट गए हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, है ना, और बहुत ज्यादा भारी तबाही हो गई बादल फटने के, क्लाउड बस्ट। ये भी क्या है? एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, ये भी एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है। अगर आप ज्योग्राफी को समझते हैं तो आप जो ये फिनोमेनाज चल रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फिनोमेनाज। आप फिनोमेनाज समझ पाएंगे, आप फिनोमेनाज समझ पाएंगे तो उसकी नॉलेज से आप उसको अप्लाई कर पाएंगे बेटा, उसको अप्लाई कर पाएंगे अपने डेली लाइफ में। क्या आपकी डेली लाइफ इफेक्ट नहीं हो रही है? आज बताइए, नॉर्थ इंडिया में क्या मॉनसून आ रहा है? यस। और मॉनसून से क्या आपकी डेली लाइफ इफेक्ट होगी? यस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में होगी। तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? अगर आप ज्योग्राफी समझते हैं, आप जानते हैं चीजों को, तो आपको क्या है, आप उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यही लाइन उन्होंने लिखी है कि आवर लाइव्स आर अफेक्टिंग इन मेनी वेज बाय आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारी सराउंडिंग्स है, ठीक है, जो हमारी सराउंडिंग्स है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, और यही सराउंडिंग, इसी सराउंडिंग को हमें समझना है ज्योग्राफी में, इसी सराउंडिंग को समझना है। यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ऑल्सो द क्रॉपिंग पैटर्न इज बेस्ड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। देखिए यहां पर हम लोग इस बात को समझते हैं पहले तो, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम द अर्थ सरफेस। आप अगर हम लोग बात करें एक नेचुरल रिसोर्स की, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल, मतलब जो ऑलरेडी हमारे अर्थ में है, जिसमें हमने आर्टिफिशियली कुछ नहीं बनाया है, ठीक है, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को समझे तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे एनिमल रिसोर्सेज है। आप बताइए, क्या एनिमल रिसोर्सेज हम लोग के लिए जरूरी नहीं है? डोंट यू थिंक वी नीड काउज? डोंट यू थिंक वी नीड बफेलोज, शीप्स? क्या ये हमारे लिए जरूरी नहीं है? हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है। यहां पर क्या हमारे लिए क्रूड ऑयल जरूरी है कि नहीं है? इट इज अगेन अ रिसोर्स, ये अगेन आपके लिए एक रिसोर्स है। ठीक है, नेचुरली फॉर्म में आप बताइए मुझे, क्या फॉरेस्ट है कि नहीं है? क्या फॉरेस्ट्री है ना, या फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। जैसे अमेज़न को बोला जाता है क्या, लंग्स ऑफ द हार्ट, इतना ऑक्सीजन वो देता है। डोंट यू थिंक इट इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ? ये आपको नहीं लगता है? बिल्कुल है। तो वी विल अंडरस्टैंड फॉरेस्ट, वी विल अंडरस्टैंड एनर्जी रिसोर्सेज, वी विल अंडरस्टैंड क्रूड ऑयल कहां पर होता है, कैसे होता है, क्यों? क्योंकि हमें वो अफेक्ट करता है, हमारी जरूरत है, हमारी नीड है। आपको नहीं लगता है कि देयर आर मिनरल रॉक्स जो हमें जरूरी है ना? मिनरल रॉक्स जब हम बोलते हैं तो वी हैव आयरन से स्टील बनता है। डोंट यू थिंक वी नीड स्टील? ठीक है, हमें कॉपर की जरूरत है, एल्यूमिनियम की जरूरत है, तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है, राइट? तो ये रिसोर्सेज के बारे में आपको कहां से पता चलेगा? आप कहां पढ़ेंगे इसके बारे में? आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको नहीं लगता है क्या वाटर रिसोर्सेज हमारे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है? डोंट यू थिंक वाटर इज नेसेसरी? बिल्कुल। ठीक है, डोंट यू थिंक कि आज वाटर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? अगर आप देखें तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये बिजली पैदा कर सकता है? यस। क्या ये इरिगेशन के लिए यूज हो सकता है? जो आप देख रहे हैं सिंचाई होती है, कैनाल्स हैं, इरिगेशन के लिए यूज हो सकता है? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा, है ना? इरिगेशन के लिए तो जरूरी है। लैंड रिसोर्सेज, डोंट यू थिंक वी नीड लैंड? हमें नहीं जरूरत है क्या लैंड की अलग अलग चीजों के लिए? वी नीड लैंड, राइट? वी हैव सोलर एनर्जी। आज देखिए आज आप देखिए, क्या आपको लगता है कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं,
जो सन से एनर्जी आ रही है, दैट इज सोलर एनर्जी। डोंट यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट? विदाउट सोलर एनर्जी जो अर्थ में लाइफ है वो आपका होगी नहीं, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, राइट? ये जो है एनर्जी हमारे पूरे इकोसिस्टम को एनर्जी देती है, ठीक है, जो कि नेचुरल है, विच इज नेचुरल। यू नीड विंड इज अ रिसोर्स। विंड जो है एक रिसोर्स है, आप विंड से विंड पावर जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। देन यू हैव नेचुरल गैसेज like petroleum, you have natural gases also. So these are natural resources around us. We need to understand this because we need them. ठीक है, हमारा उनके साथ एक रिलेशन है, हमारा उनके साथ इंटरैक्शन होता है। वी नीड देम, तो इफ वी नीड देम वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आप ये सारी चीजें जो हैं आप समझते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर क्या लगता है आपको, नेचुरल रिसोर्स है कि आर्टिफिशियल है? नेचुरली ये हमें मिलता है एग्रीकल्चर कि आर्टिफिशियली हम उसको करते हैं? आर्टिफिशियली हम करते हैं। हम जो हमारे लैंड होता है, हो सकता है फॉरेस्ट को काट के एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, हम बहुत सारे लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। तो एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे तो एक ह्यूमन ने इसको क्या कर रखा है? ह्यूमन ने इसको अब बना रखा है, आर्टिफिशियली बना रखा है। आर्टिफिशियली हम बहुत सारी चीजें करते हैं। आपको नहीं लगता हम लोग वाटर को रोक लेते हैं, डैम में रोक लेते हैं, डैम बना के रोक लेते हैं, और इस डैम से आर्टिफिशियली जो रिवर का वाटर है उसको रोक के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, राइट? तो आदमी और एनवायरनमेंट का रिलेशन बहुत पुराना है, ठीक है। आदमी जो मैन एंड एनवायरनमेंट आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, ये तो बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। अब एक चीज समझिए, आप मुझे बताइए, क्या क्लाइमेट जो है एक जगह का वो डिसाइड नहीं करता है कि वहां पर किस टाइप का क्रॉपिंग होगा, वहां पर क्रॉपिंग का पैटर्न क्या होगा? भाई अगर कहीं बारिश आपकी जो है ज्यादा हो रही है, जहां वाटर आपको ज्यादा मिल पा रहा है, जहां रेनफॉल ज्यादा है ना, तो क्या वहां पर आप राइस, पैडी जिसको बोलते हैं, उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं? क्योंकि राइस रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, है ना, राइस को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्यों नहीं करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे सर। और एक चीज बताइए मुझे, जहां पर पानी कम है, जहां क्लाइमेट ऐसा है, जहां टेम्परेचर ज्यादा है, ड्राइनेस ज्यादा है, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है अलग टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न होगा, है ना। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर आपका बहुत बारिश होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, वहां पर अलग किस्म का आपका क्रॉपिंग पैटर्न होगा, ठीक है। कहीं पर आप देखते हैं कि जहां पर गर्मी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, फिर ड्राई हो जाता है एकदम सा सीजन, यस, कॉटन हो जाता है वहां पर। ये सब हम लोग चीजें सीखेंगे। तो ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, ये क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे क्रॉपिंग पैटर्न को। व्हेन आई से क्लाइमेट इज व्हाट? क्लाइमेट जो है ना, जो वेदर है, क्लाइमेट है, ये हमारे क्या है, आसपास है, हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। और यही चीज वो बोल रहे हैं कि जो हमारे सराउंडिंग्स है वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़ना चाहिए? ज्योग्राफी हमें इसलिए भी पढ़ना चाहिए टू नो द चेंजेस टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम। देयर वॉज अ टाइम, ठीक है, जब ट्रायसिक आपका क्या होता था, ट्रायसिक एज था, एक एज था, ठीक है, ट्रायसिक एज था, आज से बहुत साल पहले। फिर जुरासिक एज आया। इन एजेस में डायनासोर डोमिनेट करते थे, है ना, मैन का एग्जिस्टेंस था ही नहीं, डायनासोर डोमिनेट करते थे। अलग टाइप का टेम्परेचर होता था, अलग टाइप का वेदर होता था। तो आप इमेजिन करिए कि हमारे अर्थ ने कितने टाइप के क्लाइमेट्स देखे होंगे, है ना, हमारे अर्थ में कितने टाइप के इम्प्रिंट्स हैं, अलग अलग टाइम के। इनफैक्ट आप एक चीज सोचिए, आज जो दिल्ली में आप देख रहे हैं ना, आज जो दिल्ली में यमुना जा रही है, वो यमुना आप इमेजिन करिए वो यमुना कनॉट प्लेस तक थी। अगर आप दिल्ली गए हैं कभी तो सीपी तक थी, वो इतनी ज्यादा ब्रॉड। आज अगर आप मुंबई के हैं, इफ यू आर स्टेइंग इन मुंबई, अगर आप वो महाराष्ट्र वाले रीजन में रहते हैं, पुणे वाले रीजन में रहते हैं, वहां पर कभी लावा निकला करता था, और ये सालों साल लावा वहां पर इरप्ट हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है सालों साल। क्या आज वैसा हो रहा है? नहीं। लेकिन हमें कैसे मालूम है? हमें वहां के सॉइल से पता चलता है कि वहां पर लावा था, हमें वहां की रॉक से पता चलता है कि वहां लावा इरप्शन हुआ था। तो हमारे अर्थ ने
थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम, अपने पास्ट में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं और उस पास्ट ने हमारा प्रेजेंट डिसाइड करा है। क्यों मैं बोल रहा हूं हमारा प्रेजेंट डिसाइड करा है उस पास्ट ने? आप बड़े सिंपल तरीके से बताइए। जहां पर महाराष्ट्र में, गुजरात में आपको ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है, ये ब्लैक सॉइल आज का बना हुआ नहीं है, ये ब्लैक सॉइल पता नहीं कब बना था, राइट? हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, बहुत सालों पहले जब रीयूनियन हॉटस्पॉट, जब रीयूनियन वॉल्केनो के पास से अर्थ हमारा इंडिया था, वो इंडिया निकल रहा था, तो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, ज्वालामुखी निकल रहा था। आप ऐसे इमेजिन करो क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग सब पढ़ेंगे, एक A to Z चीज। तो यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, तो वॉल्केनिक इरप्शन से लावा निकला, वो लावा ठंडा हो गया, वो लावा ठंडा होने के बाद जम गया, इट कूल डाउन एंड इट सॉलिडिफाइड। ये सॉलिडिफाइड होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद वो रॉक बन गया, और वो रॉक जो है उसको हम बोलते हैं बेसॉल्ट रॉक। ये सारी चीजें तुम ज्योग्राफी में पढ़ोगे। और ये रॉक जो है, ये रॉक हमें क्या बता रहे हैं, ये रॉक हमें क्या समझा रहे हैं? ये रॉक हमें बता रहे हैं कि आओ भैया आओ, यहां पर जो सॉइल बन रही है वो ब्लैक सॉइल है, वो कॉटन सॉइल है, यहां कॉटन बहुत अच्छा होगा। तो जियोलॉजिकल टाइम से हमारा जो अर्थ है अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से गुजरा है। आपको मालूम है क्या, आपको ये मालूम है कि जो आज आप इंडिया देख रहे हैं, जहां आप इंडिया देख रहे हैं, क्या ये इंडिया आपको लगता है यहीं पर हमेशा था? नहीं बेटा, ये इंडिया जो है ना अंटार्कटिका के पास था, ये इंडिया साउथ पोल के पास था, ये इंडिया मूव कर रहा है। ज्योग्राफी में आप समझोगे कि ये इंडिया साउथ पोल से जहां पर आज है वहां पर आ गया है। आप एक चीज बताइए, आप मुझे मालूम है आपको कि इंडिया जो है, इंडिया वो एशिया के अंदर धंस रहा है? नहीं मालूम होगा आपको, कई लोगों को मालूम होगा, इंडिया एशिया के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो आने वाली, जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स आने वाले हैं वो इतने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इतनी नई नई चीजें समझने वाले हो तुम, इतनी नई नई चीजें कि क्यों ऐसा होता है कि जून में ही इंडिया में बारिश होती है। ऐसा क्यों नहीं कि विंटर्स में खूब बारिश हो रही है ना, खूब ज्यादा बारिश क्यों नहीं हो रही है? वाई वी सी रेनफॉल ओनली इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हम क्यों नहीं ये बारिश जो है, ये रेनफॉल जो है, ये हम क्यों नहीं फरवरी में बहुत ज्यादा देखते हैं, मार्च में बहुत ज्यादा देखते हैं? ऐसा क्या है? ये तुम पढ़ोगे ज्योग्राफी में, ये तुम पढ़ोगे ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में अपने आसपास के फिनोमेनास को तुम समझोगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो मई के मंथ में लू चलती है, बहुत हीट वेव चलती है? ऐसा क्यों होता है, क्या हो जाता है ऐसा? इस क्वेश्चन को आंसर कौन करेगा? ज्योग्राफी करेगा। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे डेजर्ट्स जो होते हैं, चाहे सहारा डेजर्ट हो, है ना, फिर हम लोग देखेंगे एक आटाकामा डेजर्ट हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो, राइट। ये जो डेजर्ट हैं, चाहे थार डेजर्ट हो, ये सब डेजर्ट एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होते हैं। वो क्यों होते हैं ज्योग्राफी बताएगा, वो क्यों कहां पर हैं वो आपको ज्योग्राफी समझाएगा, और उसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आपको ज्योग्राफी बताएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी कैसे, हमें ज्योग्राफी इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि हम समझ पाएं कि जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, हम कैसे इवॉल्व हुए हैं, है ना, हम कैसे एप से इवॉल्व हुए हैं, हमारे थॉट प्रोसेसेस कैसे चेंज हुए हैं, हम कैसे पहले नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, यायावर जीवन, कबीले का जीवन, नोमैडिक लाइफ, हम कैसे सिविलाइज्ड हुए, हमने कैसे सेटल्ड हम हुए। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी समझ में आएंगी। हमें ज्योग्राफी इसलिए पढ़ना चाहिए टू नो द लैंड, टू नो द रिसोर्सेज एंड टू नो द पीपल। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी में लोगों को जानना भी बहुत जरूरी है। लैंड, रिसोर्सेज हमने सब देखा, लेकिन क्या नहीं लगता आपको कि ज्योग्राफी जो है वो कल्चरल स्टडी करता है किसी रीजन की? यस करता है। आपको नहीं लगता होगा, आपको लगता है ज्योग्राफी मतलब क्या, ज्योग्राफी मतलब लैंड फॉर्म, है ना, पहाड़ है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं आपके वॉल्केनोज है, कहीं रिवर्स वैली। नहीं बेटा, ये जो रिवर्स हैं, ये जो माउंटेन्स हैं, ये आदमी को भी इफेक्ट करती हैं। ये किसके? ये आदमी को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। एंड ज्योग्राफी आपको क्यों पढ़ना चाहिए? टू हैव अ विजुअल सेंस ऑफ द अर्थ सरफेस, टू हैव अ विजुअल सेंस ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जो है ना, वो क्या है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, ये आप ज्योग्राफी जब है, ज्योग्राफी आपको मालूम होगा तो आप समझ पाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं एक चीज आपको बताता हूं। आई टेल यू वन थिंग, मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या बताने वाला हूं? मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हेन वी से ज्योग्राफी, जब हमसे कोई बोलता है कि ज्योग्राफी सर है क्या, व्हाट इज ज्योग्राफी, कोई पूछता है सर व्हाट इज ज्योग्राफी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होगा कि व्हाट इज ज्योग्राफी।
है ना। तो ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी इज व्हाट, ज्योग्राफी, इसको समझ लो बहुत अच्छे तरीके से बेटा कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इसको लिख सकते हैं आप लोग, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, इज द स्टडी ऑफ अर्थ, इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ as a home of a man, as a home of a man, as a home of a man. This statement itself is very powerful. ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है। अच्छा देखिए यहां पर क्या मैं कहना चाह रहा हूं, यहां क्या समझाना चाह रहा हूं, इस पहले चैप्टर में आपको क्या समझाया गया है, ये मैं इस स्लाइड से आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप ज्योग्राफी में केवल और केवल स्टडी ऑफ अर्थ नहीं कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी में केवल और केवल स्टडी ऑफ अर्थ नहीं कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी में स्टडी ऑफ अर्थ कर रहे हैं, बट किस पर्सपेक्टिव से, किस नजरिए से, आप यहां पर देख रहे हैं कि इट इज अ होम ऑफ अ मैन। ये जो है, अब अच्छा आप एक चीज समझिएगा, यहां पर जानवर भी हैं, यहां पर पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, होम ऑफ अ मैन। ठीक है, इट इज अ होम ऑफ अ मैन। तो हम ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस ऑफ ज्योग्राफी इज व्हाट, फोकस ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी का फोकस क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके समझना कि ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज द फोकस ऑफ ज्योग्राफी, द फोकस ऑफ ज्योग्राफी इज टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, टू अंडरस्टैंड व्हाट, मैन एंड एनवायरमेंट इंटरैक्शन, मैन एंड एनवायरमेंट इंटरैक्शन। याद रखिएगा बेटा यहां हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर हमको जो समझना है वो क्या समझना है, हमें समझना है जो मैन और एनवायरनमेंट के बीच में परस्पर क्रिया हो रही है, द काइंड ऑफ इंटरैक्शन मैन इज हैविंग विद इट्स सराउंडिंग्स। व्हेन आई से एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मींस व्हाट, एनवायरनमेंट मींस द सराउंडिंग। ठीक है, तो यहां पर आपको यह समझना जरूरी है। ठीक है, ये मैन एनवायरनमेंट का जो आपका रिलेशन है ना, इसको समझना जरूरी है। मतलब आपको ये समझना जरूरी है, व्हेन आई से अर्थ, जब हम बोलते हैं अर्थ, ठीक है, व्हेन आई से अर्थ, तो अर्थ में आप क्या पढ़ोगे बताओ मुझे। अगर हम बोलते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, अगर मैं कहता हूं ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, तो बेटा आप अर्थ में पढ़ेंगे क्या, तो आप कहेंगे सर हम लोग अर्थ में जो है ना, सर हम लोग अर्थ में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे कि सर हम लोग अर्थ में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, बहुत सारे क्या है सर, लैंड फॉर्म्स हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थल आकृतियां, लैंड फॉर्म्स हैं। अब ये क्या लैंड फॉर्म्स है, अच्छा आप कहेंगे सर ये क्या लैंड फॉर्म्स है, लैंड फॉर्म बोले हमेशा नहीं मालूम। एक चीज बताओ, क्या आपने वॉल्केनिक माउंटेन्स देखे हैं, आप कहेंगे यस। क्या आपने प्लेटूज देखे विंध्याचल के, है ना, क्या सुना है विंध्याचल के बारे में, क्या आपने डेक्कन प्लेटू के बारे में सुना है, क्या आपने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में सुना है, अगर नहीं भी सुना है तो ये क्या होते हैं, ये टेबल लैंड होते हैं, टेबल की तरह एक लैंड होते हैं। क्या आपने हिमालय के बारे में सुना है, क्या आप हिमालय को जानते हैं, आप यस। आप क्या गंगा, जिस प्लेन में नॉर्थ इंडिया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपका इंडस, क्या इन प्लेन्स को जानते हैं जो इन रिवर्स से बने हुए हैं, आप कहेंगे यस। तो ये जो है बेटा, क्या आप आइलैंड के बारे में जानते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर। क्या आप थार डेजर्ट के बारे में, राजस्थान में जो डेजर्ट है, मरुस्थल, इसके बारे में जानते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो बेटा ये क्या है, ये हमारा लैंड फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे क्या है, सारे लैंड फॉर्म्स है। तो अर्थ में आप क्या पढ़ रहे हैं, आप अर्थ में माउंटेन्स को पढ़ रहे हैं, आप अर्थ में प्लेटूज को पढ़ रहे हैं, आप अर्थ में वॉल्केनिक आइलैंड्स को पढ़ रहे हैं, आप अर्थ में आइलैंड्स को पढ़ रहे हैं, आप बहुत तरीके के अलग अलग आइलैंड्स होते हैं उनको पढ़ रहे हैं, आप कोस्टल प्लेन्स को पढ़ रहे हैं जो आपके सी के एकदम पास है, जो आपके सी से लगा हुआ है। ठीक है, आप उन प्लेन्स को पढ़ रहे हैं, कहेंगे यस सर ये सब तो पढ़ना है, ये ज्योग्राफी, तो इसी को तो सर हम ज्योग्राफी बोलते हैं। नहीं, ज्योग्राफी इससे ज्यादा है, ज्योग्राफी इससे ज्यादा है, अभी हम लोग देखेंगे क्या है ज्योग्राफी। अच्छा मुझे बताइए, क्या आप जब अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आप एटमॉस्फेयर को क्या अलग कर सकते हैं, बताइए मुझे, क्या आप एटमॉस्फेयर को अलग कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं सर एटमॉस्फेयर को हम अलग नहीं कर सकते हैं, हम एटमॉस्फेयर को एकदम अलग नहीं कर सकते हैं। तो आप एटमॉस्फेयर के बारे में भी पढ़ रहे हैं। क्या आप मुझे बताइए लैंडफॉर्म्स के अलावा क्या आप ओशियंस को पढ़ेंगे, आप कहेंगे हाँ सर ओशियंस को भी पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए सर, अर्थ का पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या अर्थ में लैंडफॉर्म, एटमॉस्फेयर, ओशियंस केवल यही है, या जो ये लैंडफॉर्म आप देख रहे हैं और लैंडफॉर्म और जो आपका एटमॉस्फेयर है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, और आपका यू हैव फॉरेस्ट, यू हैव नेशनल पार्क्स, आपके नेशनल पार्क्स होते हैं कि नहीं होते हैं, आपके नेशनल पार्क्स होते हैं,
राइट। यहां पर आपको बहुत अलग अलग तरीके की ये सारी चीजें मिलती हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर मिलती है, ठीक है, तो आप इसकी भी पढ़ाई करते हैं, आप इसकी भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, दिस दिस थिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज द फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज द फिजिकल एनवायरनमेंट, या दिस इज द फिजिकल वर्ल्ड। ये क्या है? ये फिजिकल वर्ल्ड है। ये आदमी जब थे, है ना, जो आदमी है तब भी ये है वर्ल्ड, आदमी नहीं थे जब डायनासोर थे, दुनिया भर की चीजें थी, तब भी आपको ये सारी चीजें मिलती थी। क्या तब रिवर्स नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या तब वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते थे, वॉल्केनिक माउंटेन नहीं थे? बिल्कुल थे। क्या माउंटेन नहीं थे? बिल्कुल थे भाई। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमंस, ये आपकी चीजें थी, बाद में ह्यूमंस भी यहां पर आ गए, मैन इवॉल्व होके आ गया, राइट। लेकिन आप एक चीज बताइए, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है? ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है? बिल्कुल आप कहेंगे यस, ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं ये फिजिकल वर्ल्ड है। अब एक चीज बताइए, क्या मैं बोल सकता हूं कि इस अर्थ को ह्यूमंस ने यूज करा? क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर बेटा, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर, इसको ऐसा समझिए आप, ठीक है, कि दिस इज अर्थ, ठीक है। यहां पर हमने देखा व्हाट वी हैव सीन, कि यहां पर यू हैव लैंड, यहां पर यू हैव एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहां पर एटमॉस्फेयर है, यू हैव ओशियंस, आपके ओशियंस हैं, आपके फॉरेस्ट हैं, है ना, आपके नेशनल पार्क्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपके यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं। और एक तरफ आपका जो है, एक तरफ आपका कौन है? मैन है ना, एक तरफ आपका कौन है? मैन, ठीक है। और मैन जो है, अब मुझे बताइए बहुत ध्यान से, ठीक है, क्या मैन अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और क्या इस लैंड को यूज कर रहा है? बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्रीकल्चर। इस लैंड को यूज करके मैन ने क्या करा? इस लैंड को यूज करके मैन ने एग्रीकल्चर डेवलप करा। इस लैंड को यूज करके मैन ने क्या करा? एग्रीकल्चर डेवलप कर रखा है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर बना लिया। क्या इसी लैंड को है ना यूज करके मैन ने दुनिया भर के रिसोर्सेज देखे कि नहीं देखे? इनको यूज करना स्टार्ट करा कि नहीं, है ना। ये रिसोर्सेज कई तरीके के हो सकते हैं। ये रिसोर्सेज आपके क्या हो सकते हैं? ये रिसोर्सेज आपके मिनरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, है ना। देयर आर लॉट ऑफ मिनरल्स इन द लैंड। मिनरल रिसोर्सेज हैं जैसे आयरन, मेटालिक मिनरल्स हैं। फिर आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं जैसे आयरन है, आपका कॉपर है, टिन है, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं, है ना। इसको हम लोग ने इसमें बहुत सारी माइंस बनाए, राइट। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसको देख सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के तरीके से भी, हम लोग इसको एनर्जी रिसोर्सेज के तरीके से भी देख सकते हैं। यू हैव कोल क्या है? कोल एक आपका रिसोर्स ही तो है। कोल क्या है? कोल एक रिसोर्स है, तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, क्या मैन ने ये जब रिसोर्सेज बनाए, ये जब एग्रीकल्चर बनाए, है ना, अब बहुत ध्यान समझना, जब इन सब चीजों को मैन ने यूज करना चालू कर दिया, जब ब्रोंज एज आया, हड़प्पा का ब्रोंज एज आया, वो ब्रोंज बनाना जान गए, राइट। फिर उसके बाद वो लोग जो है आयरन का यूज कैसे करना है वो समझ गए। आयरन का यूज होते ही एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि अब आप खेती वेती जो है वो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स एंड टूल्स हैं, क्योंकि लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, मजबूत होता है। तो लोगों ने क्या करा? एग्रीकल्चर उनका बड़ा स्ट्रांग हो गया। जब लोगों का एग्रीकल्चर बड़ा स्ट्रांग हो गया तो लोग रहने लगे वहीं पर खेती करने लगे, वहीं पर रहने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे लोग जो हैं सेटल होते गए, तो सेटलमेंट्स होते गए। सेटलमेंट्स मतलब होता है बेटा बस्तियां बनना, सेटलमेंट्स होते गए, है ना। अब अच्छा, कुछ आपके लैंड जो थे बहुत फर्टाइल थे, कुछ लैंड उतने फर्टाइल नहीं थे। तो जो लैंड बहुत फर्टाइल थे और जो उस लैंड पे रहे, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ थे, जो बहुत ज्यादा फर्टाइल थे, ऑब्वियसली बात है उनके पास ज्यादा अनाज होगा, उनके पास ज्यादा ग्रेन्स होंगे, है ना। और वो जो एक्सेस गेन है वो कहां देंगे? वो उन जगहों पे देंगे जहां पर लैंड उतना फर्टाइल नहीं है, जहां पर उतना एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन हो सकता है जो वो लैंड फर्टाइल नहीं है वहां पर आपके मिनरल रिसोर्सेज हो, बिल्कुल हो सकता होगा। तो वो क्या कर रहे थे? वो अपना जो आपका जितना भी अनाज था उस अनाज को लेते थे, उसके बदले वहां पर मिनरल्स और आपका अनाज का एक्सचेंज हो जाता था। एक मिनरल देता था तो दूसरा जो है उसको अनाज देता था। दोनों जो है दोनों आपका बैलेंस करना चालू कर गए। जब ये दोनों आपका बैलेंस चालू हुआ, मतलब कि इसी एक जगह से जहां पर मिनरल्स है वो और जहां पर आपका क्या है, जहां पर एग्रीकल्चर है, इनके बीच में, इन दो विलेजेस के बीच में या इन दो प्लेसेस के बीच में
आपका मूवमेंट चालू हुआ, और मूवमेंट चालू हुआ तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर धीरे धीरे रोड्स बनना चालू हुई, ठीक है, धीरे धीरे रोड्स बनना चालू हुई। फिर उसी के बाद मैन ज्यादा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो मैन ने क्या करा, आपने पहले बुलक कार्ट बनाई, उसके बाद व्हील्स जब डेवलप हो गए तो धीरे धीरे साइकिल आई, मोटरसाइकिल आई, रेलवेज आ गए, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया। तो मैन ने क्या करा, मैन ने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया। और इस ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट से आपका ट्रेड एंड कॉमर्स और बहुत अच्छी तरीके से होना स्टार्ट हो गया। ट्रेड एंड कॉमर्स जो है आपका क्या हुआ, बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गया। लेकिन क्या ट्रेड एंड कॉमर्स विदाउट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के पॉसिबल है? आप कैसे किसी चीज को मेजर करोगे? तो एक कोई इंस्टीट्यूशन होगा, कोई एक बॉडी होगी, कहेगी भैया इतना जो है ना, इसी को 1 किलो बोलते हैं, कुछ ऐसा होगा ना, कोई मेजर्स आएंगे। आप कैसे मेजर करोगे? तो एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट बनना चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट बनने चालू हो जाएंगे, ठीक है, जो उस जगह के क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे कि कैसे आपको जो है, आपको रूल कैसे रहना है, कैसे चीजों को करना है। और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे यहां पर जो उनकी मान्यताएं होंगी वो तब्दील हो जाएंगी, किसमें? वो तब्दील हो जाएंगी, वो परिवर्तित हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी रिलीजन में, ठीक है, रिलीजन होगा। रिलीजन से जो है यू विल हैव बिलीफ एंड कल्चर आपका आ जाएगा। आपका यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा? संस्कृति, एक कल्चर डेवलप हो जाएगा, आपका एक कल्चर डेवलप हो जाएगा, ठीक है, आपका एक कल्चर डेवलप हो जाएगा। तो यहां पर जो ये सारी चीजें हैं, ये अर्थ और मैन के इंटरैक्शन के बगैर हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इसी पैराडाइम को समझने की कोशिश करता है। ये जो देख रहे हो, ज्योग्राफी इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करता है, ठीक है। वो लैंड, एटमॉस्फेयर, ओशन को इसलिए समझना चाहता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि ये किस तरीके से ये मैन की एक्टिविटीज को, ह्यूमन एक्टिविटीज को कैसे अफेक्ट कर रही है। ज्योग्राफी हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको इंपैक्ट करिए, उसको अफेक्ट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप यहां पर लैंड को जब जानना चाहते हैं, आप लैंड के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो उस पढ़ाई को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। आप जब एटमॉस्फेयर की पढ़ाई करते हैं तो उसमें आप किसको क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। आप क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। आप जब ओशंस की पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई को बोलते हैं ओशनोग्राफी, ठीक है, ओशनोग्राफी। जब आप फॉरेस्ट की पढ़ाई करते हैं तो आप बोलते हैं इसको क्या? बायोजियोग्राफी। क्या बोलते हैं? बायोजियोग्राफी बोलते हैं बेटा। और ये जो पूरी पढ़ाई है, यहां से लेके यहां तक, ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड की पढ़ाई है। ये किसकी पढ़ाई है बताओ मुझे? ये फिजिकल वर्ल्ड की पढ़ाई है ना। और इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। और ये आपको पढ़ना है। लेकिन क्या आपको केवल फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है? नहीं, आपको फिजिकल ज्योग्राफी इसलिए पढ़ना है टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन एक्टिविटीज। और जब आप ये ह्यूमन एक्टिविटीज को पढ़ते हैं तो दिस इज व्हाट? दिस इज द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ये बेटा आदमी ने बनाया है, ये ह्यूमन से बनाए हैं। और क्योंकि ये ह्यूमन से बनाए हैं इसलिए इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। दिस इज समथिंग विच वी रीड इन ह्यूमन ज्योग्राफी, स्टडी इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन पढ़ना क्यों है? पढ़ना आपको इसलिए है, पढ़ना इसलिए है क्योंकि आप ये मैन एंड एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन को समझना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और यहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आप आज तक जो ज्योग्राफी समझते थे वो आप ज्योग्राफी समझते थे इसको। आज तक आप जो ज्योग्राफी समझ रहे थे वो आपकी ज्योग्राफी थी स्टडी ऑफ अर्थ की। लेकिन मैंने आपको जो आज ज्योग्राफी बताई वो ज्योग्राफी बताई है कि इट इज नॉट ओनली स्टडी ऑफ अर्थ। केवल फिजिकल वर्ल्ड को नहीं पढ़ना है, आपको ह्यूमन वर्ल्ड को भी पढ़ना है। हम ये फिजिकल वर्ल्ड भी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम समझ पाएंगे कैसे हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज को इंपैक्ट करती हैं। इसलिए हमें ह्यूमन एक्टिविटीज को भी पढ़ना है, हमें ह्यूमन एक्टिविटीज को भी पढ़ना है।
ठीक है, तो ये आपका बेसिक चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब आपको देखिए यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ठीक है ना, देखिए वी विल हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। आज से लगभग 250 मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो बोल रहा हूं मैं, मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ऐसा माना जाता है 250, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। और 250 मिलियन ईयर्स अगो क्या था यहां पर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा, यहां पर एक लैंड फॉर्म था, इट अ ह्यूज लैंड मास, बहुत बड़ा लैंड मास था बेटा, बहुत बड़ा लैंड मास, छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा लैंड मास कि आप सारे आज जो कॉन्टिनेंट्स हैं, आइलैंड्स हैं, सबको मिला लेंगे तब जाके वो लैंड मास था। मतलब कहने का क्या है सर? सर मतलब ये है कहने का कि जो ये लैंड मास है ना, ये लैंड मास आपका वो लैंड मास है जिससे आज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपको दिख रहे हैं। मतलब पहले सारे कॉन्टिनेंट्स ना सर क्या थे, एक साथ थे, एक साथ थे सर। ठीक है, अच्छा तो सर ये क्या हम बोलते हैं इसको? सर इसको हमने नाम दिया, इसको हमने नाम दिया क्या? पैंजिया। इसको हमने नाम दिया क्या? पैंजिया सर नाम दिया। ठीक है, और सर इसके जो सराउंडिंग्स में, सर इसके सराउंडिंग्स में वाटर बॉडीज थी। ठीक है, इसके सराउंडिंग में ह्यूज ओशन था, ह्यूज ओशन, ह्यूज ओशन। और सर इस ह्यूज ओशन को हम लोग क्या बोलते थे? सर इस ह्यूज ओशन को हमने बोला पैंथलासा सर। इसको क्या बोला सर? इसको बोला पैंथलासा। ठीक है सर, इसको हम लोग ने क्या बोला? इसको हम लोग ने बोला पैंथलासा। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस वाज दिस वाज पैंथलासा। ये पैंथलासा जो है, दिस इज व्हाट? दिस इज द सुपर ओशियन, दिस इज व्हाट? सुपर ओशियन। और पैंजिया क्या है बेटा? पैंजिया क्या है? पैंजिया जो है, पैंजिया इज द सुपर कॉन्टिनेंट। पैंजिया क्या है? पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट है। तो हमारा पहले हमारा अर्थ जो है ऐसा था कुछ, हमारा आज से 250 ईयर्स अगो। ठीक है, फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि यहां पर हमारा अर्थ, ऐसे समझ लो, ये हमारा अर्थ जो है ना, अर्थ में दो लैंड्स में डिवाइड हो गया। अर्थ जो है वो 2 लैंड्स में डिवाइड हो गया अर्थ। ठीक है, इस ऊपर वाले अर्थ को ये टूट गया, ये जो पैंजिया था ये टूट गया, 2 लैंड के मासेस में टूट गया। कैसे टूट गया, क्या टूट गया, यही तो आगे आने वाले पढ़ना है ना, आगे यही तो चैप्टर्स में पढ़ना है। ये टूट गया बेटा, ये जो टूटा, इसका नाम क्या पड़ा? इसको बोला गया बेटा लॉरेशिया। क्या बोला गया इसको? लॉरेशिया बोला गया। ठीक है, और ये वाला जो सर था इसको बोला गया क्या? गोंडवाना लैंड। इसको क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड बोला गया, नीचे वाले पार्ट को। अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि यहां पर ये जो लॉरेशिया है ना, ये बाद में टूटता है, इससे बनता है क्या सर? इससे बनता है नॉर्थ अमेरिका। आज जो नॉर्थ अमेरिका आप देख रहे हैं वो लॉरेशिया से बना हुआ है। इससे बनता है सर, इससे बनता है यूरेशिया, है ना, मतलब यूरोप प्लस एशिया। जो यूरोप और आप एशिया देख रहे हो, यूरोप और एशिया देख रहे हो, वो यूरेशिया इसी से बना है। इसी से सर आपका था क्या? इसी से था सर ग्रीनलैंड। इसी से क्या था? इसी से था आपका ग्रीनलैंड बना। और सर आपको मैं बता दूं कि जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला, सर एंड मैम बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो नीचे वाला है गोंडवाना लैंड, इस गोंडवाना लैंड से कौन कौन से पार्ट बने? इससे आज जो आप साउथ अमेरिका देख रहे हो ना, वो इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था जो टूट गया, है ना, टूट के बिखर गया। क्यों बिखरा, क्या है वो तो आगे समझेंगे, क्या हुआ ये समझो पहले। ठीक है, साउथ अमेरिका बना। इसी से सर आपका एंटार्क्टिका जो है, ये एंटार्क्टिका बना है। इसी से सर आपका अफ्रीका जो गोंडवाना लैंड है, अफ्रीका गोंडवाना लैंड से बना है। इसी से सर ऑस्ट्रेलिया बना है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसी से क्या बना है? मेडागास्कर। इसी से क्या बना भैया? मेडागास्कर। और इसी से अपना भारत महान, इंडिया भी गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और थोड़ा अपनी जो छाती है ना वो चौड़ी कर लो। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक जनजाति पाई जाती है, एक ट्राइब मिलता है जिसका नाम है गोंड। और इसी गोंड के नाम से सोचो जो फॉरेन के राइटर्स थे उन्होंने इसका नाम दिया गोंडवाना लैंड। और आपको मैं बताऊं, इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जिसके नाम पे आपका ओशियन है।
क्योंकि ये भी ज्योग्राफी में हम समझेंगे कि क्यों उसको इंडियन ओशन बोला जाता है, ये भी आप समझेंगे। इसके बारे में भी पूरी कहानी आप यहीं पर ज्योग्राफी में समझेंगे। तो ये चीज आप समझिए कि आज जो आप अर्थ देखते हैं, आज जो आप मैप में देखते हैं, आज जो आप मैप में देखते हैं, वो चीज जो आप मैप में देख रहे हैं ना, व्हाट यू सी इन मैप, व्हाट यू सी इन द मैप, आज आप अपने मैप में क्या देखते हैं, है ना, आज आप अपने मैप में व्हाट यू सी, आज अपने आप मैप में आप जो है इस तरीके से व्हाट डू यू सी, हम लोग इस तरीके से देखते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज आर नॉर्थ अमेरिका, ऐसा हमारा क्या है, वी हैव नॉर्थ अमेरिका, है ना, हमारा इस तरीके से वी हैव नॉर्थ अमेरिका, वी हैव साउथ अमेरिका, ऐसे ही हमारा ग्रीनलैंड है, ठीक है, दिस इज आर यूरोप, ये यूरोप है, दिस इज अफ्रीका, ये अफ्रीका है, दिस इज अफ्रीका, ये अफ्रीका है इस तरीके से, दिस इज इंडिया, है ना, इस तरीके से इंडिया है, ये फिर अपना पूरा एशिया है, दिस इज एशिया इस तरीके से, हेयर यू हैव ऑस्ट्रेलिया, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर यू हैव व्हाट, अंटार्कटिका, यहाँ पर अंटार्कटिका है, हेयर यू हैव मेडागास्कर, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया, हियर यू हैव न्यूजीलैंड, राइट। तो आप जो आज वर्ल्ड अपना देख रहे हैं, ये कभी आपका कैसा था, ये कभी एक पैंजिया के फॉर्म में था, कैसा था, पैंजिया का फॉर्म में था। तो हमारा वर्ल्ड भी, हमारा अर्थ भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और आपको मालूम है आज से 250 मिलियन ईयर्स बाद फिर से ये सारे लैंडफॉर्म जो है, सारे लैंडफॉर्म्स आपके एक साथ आ जाएंगे। ये ज्योग्राफी में समझोगे तुम, आने वाले लेक्चर्स में ये ज्योग्राफी में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है मुझे बतानी थी कि मैन जो है इवॉल्व होता है। अब ज्योग्राफी एज अ स्टडी एंड एज अ सब्जेक्ट जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है, इसी को देखिए बहुत पुराने, इसी को आप देखेंगे तो बहुत पुराने हमारे एक स्कॉलर हैं जो कि केवल ज्योग्राफी में नहीं, जो कि बहुत सारी चीजों में जिन्होंने अपनी बातें रखी। अच्छा, जो पुराने स्कॉलर्स होते थे, ग्रीक स्कॉलर्स, रोमन स्कॉलर्स, है ना, ये केवल आपको ज्योग्राफी के बारे में या हिस्ट्री के बारे में या फिलॉसफी के बारे में या पॉलिटिकल साइंस के बारे में नहीं जानते थे, सबके बारे में बात करते थे। ये स्कॉलर्स थे, है ना, ये इनके आप कह सकते हो कि इनका जो परव्यू था वो पूरी एक चीज को नहीं, किसी एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं था। तो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, है ना, बहुत कोई डेवलप्ड सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन सोचिए इराटोस्थनीज ने क्या बोला, जो कि एक ग्रीक स्कॉलर्स थे, और ये जो थे ये 276 से लेके 194 BC, यहां पर आप कह सकते हो बिफोर कॉमन एरा, ये बिफोर क्राइस्ट यहां पर थे, है ना, जिन्होंने एक बुक लिखी, एक बुक लिखी जिसका नाम था ज्योग्राफिया, है ना। इन्होंने एक बुक लिखी ज्योग्राफिया, और इसी ज्योग्राफिया से बेटा वर्ड आया है क्या, ज्योग्राफी। इसी ज्योग्राफिया से वर्ड आया है ज्योग्राफी, ठीक है, इसी बुक से। और ज्योग्राफी जो है ये 2 वर्ड से बना है, समझो 2 वर्ड से बना है। ज्योग्राफी मतलब है अर्थ, और ग्राफोज या ग्राफिया मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। लेकिन यहां ये वो अर्थ नहीं है, लैंड, ओशियन, एटमॉस्फेयर, केवल वही नहीं है, ये यहां पर सम स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, दे डिफाइन ज्योग्राफी एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ तो है, एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब एज द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। तो ये जो आपका है, आपको डिस्क्रिप्शन, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में आप अर्थ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अर्थ को किस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, मैन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आप अर्थ को किससे पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, मैन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज यहां बोली गई है। व्हाट डू ज्योग्राफर्स स्टडी, ये पहले चैप्टर में बताया गया ज्योग्राफर जो है वो पढ़ते क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, अ ज्योग्राफर इज अ स्कॉलर, ठीक है, हुज एरिया ऑफ स्टडी इज ज्योग्राफी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ज्योग्राफर है ना, तो वो एक ऐसा स्कॉलर जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्योग्राफी है। ठीक है, एंड व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ नेचुरल एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी। यही तो मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया मैंने आपको, मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, यही तो मैंने आपको समझाया। ये क्या है, मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप है, इजंट इट। तो यही है ज्योग्राफर को पढ़ना है। दे स्टडी द वेरिएशंस and associations of the features on the earth surface. Example, cropping pattern, है ना, differs from place to place and it is due to differences in the climate, soil, demand, transportation facility, capacity to of the farmers. अगर भाई हम एक चीज बताइए
क्या जो अफ्रीका में क्रॉप्स हो रहे हैं क्या वैसे ही एग्जैक्ट क्रॉप्स इंडिया में हो रहे हैं, या जो इंडिया में क्रॉप्स हो रहे हैं क्या सेम एग्जैक्ट क्रॉप्स आपके ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, या जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं क्या वैसे सेम क्रॉप्स आपके अमेरिका में हो रहे हैं। बहुत चीजें कॉमन भी होंगी, बहुत चीजें कॉमन भी होंगी, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी में फर्क होगा। जैसे अमेरिका, कौन, अगर हम लोग बात करते हैं मक्का सबसे ज्यादा अमेरिका करता है प्रोड्यूस, ठीक है। क्यों करता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कैपेसिटी ऑफ द फार्मर, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ द फार्मर, क्या फार्मर एडवांस टेक्नोलॉजीज अफोर्ड कर पा रहा है। जब वो एडवांस टेक्नोलॉजीज अफोर्ड कर पा रहा है ना, एडवांस जो अच्छी क्वालिटी के आपके सीड्स होते हैं, है ना, वो हाई यील्डिंग सीड्स जिनको हम बोलते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स वो खरीद पा रहा है, पैसे हैं, उसके पास कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी है तो अच्छी सी बात है, अगर आप अच्छा लगाओगे तो अच्छा उगेगा, राइट। लेकिन इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स है। इंडिया में जो आपके मार्जिनल फार्मर्स हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है, इट इज मोर देन 85%, राइट। तो वो इंडिया की समस्या है। दूसरी चीज, अब भाई हर जगह पे क्लाइमेट एक जैसा तो रहता नहीं है। अब कोई आपसे बोले कि सहारा में खेती करो, खूब प्रोडक्टिविटी लेके आओ, कैसे लेके आ पाओगे, नहीं ला पाओगे। सहारा में क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी नहीं है। अगर कोई आपसे बोलेगा कि भाई महाराष्ट्र की जगह ये जो कॉटन हो रहा है, महाराष्ट्र में कॉटन हो रहा है, ब्लैक सॉइल है, क्योंकि वहां पर कैसी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। तो यार तुम ये ब्लैक सॉइल जो है ना, तुम ब्लैक सॉइल तो नहीं है उत्तराखंड के पहाड़ों में, लेकिन तुम कॉटन ग्रो कर दो। अरे भाई वहां पर क्लाइमेट अलग है उत्तराखंड में महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का सॉइल अलग है, कैसे आप कॉटन वहां पर कर दोगे ग्रो, ठीक है। तो वहां पर कॉटन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। और अगर आपसे बोला जाए कि उत्तराखंड में जैसे आप कर रहे हैं, जैसे आप नॉर्थ इंडिया में खेती कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, वैसे ही सेम जाके पहाड़ में कर दो। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं यार, पहाड़ में स्लोप्स होते हैं, वहां पे टेरेस फार्मिंग होती है, यहां पर प्लेन एरिया है, यहां की फार्मिंग अलग है। तो कहेंगे हाँ यार ये बात सही है। तो आप समझ रहे हैं बात को। तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है, देखिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है, कितना वेरिएशन है। ये तो केवल एक एग्जाम्पल है, ये तो केवल एक एग्जाम्पल है कि ज्योग्राफी जो है वो कितनी चीजों को पढ़ता है, वो सोसाइटी से रिलेटेड कितनी चीजों को पढ़ता है, समझता है, ठीक है। अब यहां पर समझिए आप एक चीज, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, ठीक है। यही हम लोगों ने देखा, ह्यूमंस आर सोफिस्टिकेटेड एंड इवॉल्व्ड एनिमल्स। बहुत बड़ी बात है, we are also animals, but we are sophisticated and we have evolved, ठीक है, over a period of time and have modified the natural environment to make it suitable for living। भैया हमने क्या करा, हमने जंगल काट दिए, हमने कहा हमें अनाज चाहिए, हमें खेती करनी है, हमें कल्टीवेशन करना है, फार्मिंग करनी है ताकि हम अपना पेट भर पाए। आपने पेड़ काट दिए, आपने नदियों के पानी को रोक दिया, आपने उसको अपने खेत की तरफ मोड़ दिया, आपने नहर बना दी, आपने नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको मॉडिफाई कर दिया। ह्यूमन क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड है और आप अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हो, आप डैम्स बना देते हो, आप आर्टिफिशियल रेन कर देते हो, आप जो डेजर्ट है, डेजर्ट में आप ग्रीनरी लाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैन जो होता है बहुत कुछ मॉडिफाई कर पाता है ना। मैन क्या करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। व्हाइल ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचर हैज डिक्रीज ओवर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, पीपल स्टिल डेमोन्स्ट्रेट मेनी फॉर्म्स ऑफ नेचर कंटेनमेंट। देखो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है, यहां बोला गया है क्या, यहां बोला गया है कि मैन जो है वो नेचर को मॉडिफाई कर सकता है, मैन नेचर को मॉडिफाई कर लेता है। लेकिन क्या बहुत हद तक कर लेता है, क्या नेचर कुछ नहीं करती? आप मुझे बताइए, क्या बारिश को, नेचर को, बारिश को, बादल फटने को, वॉल्केनिक इरप्शन को क्या मैन रोक सकता है? मुझे बताइए, अगर कहीं बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, बहुत बड़ा रीजन है नॉर्थ इंडिया का, बारिश टाइमली नहीं हुई तो आपका पूरा एग्रीकल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा एग्रीकल्चर उस साथ जो है वो आपका बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाता है। क्या मैन उसको कुछ कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। मैन बहुत कुछ मॉडिफिकेशन कर पाता है, लेकिन देयर इज अ लिमिट। यही चीज वो बोल रहे हैं कि नेचर की भी क्या है, नेचर भी मैन को उतने ही चेंजेस करने देता है जितना वो चाहता है बेसिकली, ठीक है। तो मैन एनवायरमेंट रिलेशन ऐसा है कि नेचर भी इंपैक्ट करता है मैन को, मैन भी नेचर को इंपैक्ट करता है, लेकिन जो मैन है वो नेचर को एक हद तक ही क्या कर पा रहा है, इंपैक्ट कर पा रहा है। और ज्यादा करोगे तो डिजास्टर होना तय है। आप हर जगह अगर पानी को पहाड़ में रोकना चालू कर देंगे, डैम बनाना चालू कर देंगे, पहाड़ ढह जाएंगे, अर्थक्वेक आ जाएगा, और जब फ्लड आएगा तो शहर के शहर तबाह हो जाएंगे, क्योंकि नेचर अपने आप को जो है फिर से वैसे ही ढाल लेगा।
नेचर अपने आप को वापस उस फॉर्म में ले आएगा। तो नेचर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और इसी कॉन्सेप्ट पे आपका कॉन्सेप्ट क्या आया है? आपका कॉन्सेप्ट आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आपका कॉन्सेप्ट क्या आया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है कि आप ऐसा डेवलपमेंट करें कि आने वाले, आप अपने डेवलपमेंट के चक्कर में आप ऐसा ना कर दें कि आने वाला जो है उसको बहुत प्रॉब्लम हो। इतना कोयला ना जला दो कि बाद में पूरी जनरेशन मास्क लगा के रोड में टहल रही है। इतना पोल्यूशन ना कर दो डेवलपमेंट के नाम पे कि पूरी जनरेशन जो है उसको, उसके लंग्स इफेक्ट कर जा रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के। ऐसा एग्रीकल्चर ना कर दो अपनी प्रोडक्टिविटी चक्कर में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज कर करके कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो बेचारी एग्रीकल्चर कर ही ना पाए उस लैंड में, वो लैंड जो है पूरा बर्बाद हो जाए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इसी बात की बात करता है। वो कहता है इतना तुम वाटर यूज ना कर दो, तुम इतना वाटर वेस्ट ना कर दो कि आने वाले जनरेशन को ग्राउंड वाटर मिल ही ना पाए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर वो वाटर की वजह से आने वाला है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसी वजह से आपको आता है। ठीक है, तो आपको ये ज्योग्राफी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दिस इंक्लूड्स इमोशनल अटैचमेंट टू नेचर, perception of themselves as a part of nature and activities aimed at nature protection। ठीक है, अब आप समझिए बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स होते हैं जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत पहले से समझ रहे हैं। आपके आदिवासी समझते हैं, वो जंगल की पूजा करते हैं, जंगल को देवता मानते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। लेकिन जो मैन, जो अर्बन मैन है, जो मॉडिफाई कर रहा है, जिसके दिमाग में इकोनॉमिक प्रॉफिट्स चल रहे हैं, वो इन चीजों को नहीं समझ रहा है। हमारे ट्राइब समझ रहे हैं और पहले से जंगल में देवी की पूजा हो रही है, पहाड़ों में पहाड़ पे कोई देवी बना दी, कहा नहीं इस पानी को ना रोको कभी भी, यहां पर नहीं प्रलय आ जाएगा। वो एक्चुअली लोगों ने कोशिश करी होगी अपने टाइम पे और आया होगा वहां पर डिजास्टर, तो लोगों ने पूजना चालू कर दिया। लोगों ने कहा नहीं भैया ये तो हम यहां पर सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इमोशंस अटैच हो जाते हैं आपके नेचर के साथ, है ना, और आप नेचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये नेचर के साथ जो है मैन का, आप कह सकते हो क्या है, मैन का इंटरेक्शन है। नहीं, व्हाट डज ज्योग्राफी स्टडी? इतनी देर से हम लोग एक्चुअली यही पढ़ रहे हैं कि ज्योग्राफी क्या स्टडी करती है, ज्योग्राफी पढ़ती क्या है। तो ज्योग्राफी अर्थ के लैंडस्केप को पढ़ती है, जो मैंने आपको बताया, वॉल्केनोज, माउंटेन्स, प्लेटूज, उसको पढ़ती है। पीपल्स को पढ़ती है। भाई लोगों को पढ़ोगे तभी तो तुम समझ पाओगे उनका कल्चर क्या है। एक चीज मुझे बताइए, आप एक चीज बताइए, कहीं अगर मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम कंट्री है, क्या वहां के तुम अगर कल्चर को नहीं समझते हो तो तुम क्या कोई बिजनेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? तुमने पता चला वहां पोर्क इंडस्ट्री खोलने की चालू करी। तुम अमेरिका से हो, वहां पर पोर्क कॉमन है, सुअर का मीट कॉमन है, तुम क्या कर रहे हो? तुम वहां पर पिगरी को स्टार्ट कर रहे हो। भाई वहां पर वो मार देंगे तुमको, उनके यहां ये हराम है, बैन है। अगर आप किसी हिंदू पॉपुलेशन में, जहां हिंदू पॉपुलेशन है, वहां काउ मीट सेल कर पाएंगे क्या? वहां काउ मीट, बीफ जिसको बोलते हैं, वहां बेच पाएंगे क्या? नहीं। तो ये जो ग्लोबल विलेज है, जो अर्थ है, अब एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो आपको दूसरे के कल्चर को समझना है, ठीक है, कि उनका कल्चर क्या है। तो ज्योग्राफी क्या करता है? ज्योग्राफी कल्चर को भी बताता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन का क्या कल्चर है, वहां के लोग क्या सोचते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है। और वो जो है आपके आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, उसको इफेक्ट करता है। तो हमें उनको समझना है, हमें प्लेसेस को समझना है, हमें वहां के एनवायरमेंट को समझना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या है? मतलब ज्योग्राफी इज क्वाइट सिंपली अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव। ठीक है, सिंपल सी बात है, जहां पर हम रहते हैं, अर्थ एज अ होम ऑफ अ मैन, हम जहां पर रहते हैं हमें वो समझना है। ज्योग्राफी उसी चीज की क्या करता है? स्टडी करता है। तो ह्यूमंस को तुम ज्योग्राफी से बाहर नहीं कर सकते। ह्यूमन सेंटर में रहेगा। जो भी तुम चीज पढ़ोगे वो इसके पर्सपेक्टिव पे पढ़ोगे। और देखो तुम्हारे मेंस के पेपर में यही आता है। जीएस पेपर 3 में ज्योग्राफी जो है, आप कहेंगे है सर जीएस पेपर 3 में ज्योग्राफी है? यस है। एग्रीकल्चर नहीं है क्या? एनवायरमेंट नहीं है क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है क्या? क्या वहां पर आप जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हो क्या? मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं पढ़ते हो? बिल्कुल पढ़ते हो। ज्योग्राफी में भी तो पढ़ते हो ये। ठीक है, तो पेपर 1 में जो ज्योग्राफी आती है, उसके अलावा पेपर 3 में भी जीएस के ज्योग्राफी आती है। ये चीज याद रखना, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ज्योग्राफी इज यूनिक in bridging the social sciences, that is human geography, with the natural sciences, that is physical geography. यूनिक, मैंने बताया था ना, मैन इंटरेक्शन। एक तरफ ह्यूमन ज्योग्राफी है जहां पर सोशल साइंसेज हैं आपके, और एक तरफ आपका क्या है? नेचुरल साइंसेज, फिजिकल ज्योग्राफी, लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर। ज्योग्राफी इन दोनों को ब्रिज करता है। ज्योग्राफी यही समझना चाहता है, इनके बीच का इंटरेक्शन समझना चाहता है। तो ज्योग्राफी क्या कर रहा है? इन दोनों को ब्रिज कर रहा है, एक पुल का काम कर रहा है।
एक पुल का काम कर रहा है अर्थ के बीच में, है ना, और जो मैन का इंटरेक्शन है उसके बीच में पुल का काम करता है। इट ऑल्सो स्टडीज स्पैशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पैशियल इंटीग्रेशन। जब मैं बोलता हूं स्पैशियल, स्पैशियल का मतलब बेटा क्या होता है? स्पैशियल का मतलब होता है, याद रखिएगा, स्पैशियल का मतलब क्या होता है? स्पैशियल का मतलब होता है स्पेस। स्पेशल का मतलब क्या होता है? स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है? रीजन। स्पेस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से रीजन। तो ज्योग्राफी जो है वो रीजन के ऑर्गेनाइजेशंस को समझना चाहता है। हर जगह पे अलग 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 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग उनकी एथनिसिटी है, अलग कल्चर है। आप हिमालय में चले जाएं, उत्तराखंड में भी कुमाऊं अलग है, गढ़वाल अलग है। हिमाचल प्रदेश भी वैसे ही पहाड़ है लेकिन वो अलग है। जम्मू कश्मीर एकदम अलग है, राइट। तो यहां पर ये कहना चाह रहा है कि आपको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन भी समझना है और उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटीग्रेशन है। वहां के लोग जो हैं, है ना, पहाड़ी लोग क्या है? पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं, वहां के पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, नदियों की पूजा कर रहे हैं, है ना। तो वो कैसे एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड हैं, वो क्या क्या चीजें एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं अपने, इसको भी ज्योग्राफी समझने की कोशिश करता है बेटा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ज्योग्राफी। अब विच आर द थ्री क्वेश्चंस ज्योग्राफी, विच आर द थ्री क्वेश्चंस कंसर्न विद ज्योग्राफी? कौन कौन से कंसर्न है? तो 3 क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स। देखो, जैसे नेचुरल एंड कल्चर फीचर मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग बाद में, ठीक है, कि एक रॉकी माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका में, एक एंडी माउंटेन्स है साउथ अमेरिका में, एक यूरोप में आल्प्स है, ठीक है, यहां इंडिया में हिमालय है। ये सारे के सारे फोल्ड माउंटेन्स है। हम लोग देखेंगे बाद में क्या होता है फोल्ड माउंटेन्स, हम लोग देखेंगे। सारे के सारे फोल्ड माउंटेन्स है। अब इनमें एक पैटर्न पकड़ना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न। इनमें एक पैटर्न पढ़ना है। जो ये जितने भी माउंटेन्स के, ये जितने भी मैंने माउंटेन्स के नाम लिए ना, रॉकी, एंडीज, एल्प्स, हिमालयाज, ये जो माउंटेन्स हैं ये सभी मरीन सेडिमेंट से बने हैं। मतलब सागर के नीचे, समुद्र के नीचे, सी के नीचे सेडिमेंट्स था, वो एक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, ऊपर उठ गया है, उससे बने हैं। तो एक पैटर्न है ये कि ये सारे जो हैं, सारे कैसे हैं? ये मरीन के सेडिमेंट से बने हुए हैं। एक पैटर्न मैंने पकड़ लिया। ज्योग्राफी ये पैटर्न समझना चाहता है। ज्योग्राफी देखता है कि ज्यादातर, जो अधिकतर आपके मैक्सिमम जो आपके डेजर्ट हैं वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में होते हैं। जो हॉट डेजर्ट होते हैं, वार्म डेजर्ट होते हैं, गर्म मरुस्थल जिसे बोलते हैं, वो सारे कॉन्टिनेंट, सहारा देखो किस तरफ है? वेस्टर्न साइड में। अटाकामा साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में है, किधर है? वेस्टर्न साइड में कॉन्टिनेंट्स के। आपके नीचे आ जाओगे अफ्रीका में तो आपका नामीब और कालाहारी है, किस तरफ है? वेस्टर्न साइड में। ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, सैंडी, ये सारे किधर हैं? वेस्टर्न साइड में। आप कहेंगे हाँ सर ये तो मैंने सोचा नहीं। नॉर्थ अमेरिका में चले जाओगे तो तुम्हारा है सोनोरन, मोजावे, सब डेजर्ट, ये भी साउथ आपके वेस्टर्न साइड में। तो एक पैटर्न है ना, ज्योग्राफी इस पैटर्न को समझ रहा है, ऐसा क्यों है इसको समझने की कोशिश कर रहा है। ज्योग्राफी अलग अलग कल्चर के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा है कि जो ट्राइब्स होते हैं वो सारे बहुत एक पैटर्न देखा गया कि जितने भी ट्राइब्स होते हैं वो नेचर को गॉड मानते हैं। भाई ये भी ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कल्चरल पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है ना फिजिकल पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी जो है एक सबसे पहली चीज ये आपका देखता है। दूसरी चीज, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर। जैसे आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अर्थक्वेक्स। आप देख रहे हैं अर्थक्वेक पैसिफिक ओशन के चारों तरफ बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, बहुत सारे वोल्केनोज हैं। एक आपने पैटर्न पकड़ने की कोशिश करी कि कहां कहां डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश करता है कि कहां पर कौन सी चीज है और क्यों है, इसको समझने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन आपका है कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी मैंने आपको बताया ना कि जो कॉज इफेक्ट रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करता है। ज्योग्राफी ये कहता है कि कुछ भी अगर हो रहा है तो उसका एक कॉज है और उसका इफेक्ट है। एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करता है, एक साइंटिफिक रिलेशन समझने की कोशिश करता है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर वोल्केनोज आता है तो उसके पीछे एक रीजन है, अगर अर्थक्वेक आता है तो उसके पीछे रीजन है, अगर माउंटेन बना है उसके पीछे रीजन है, अगर रिवर्स वैलीज बना रही है उसके पीछे रीजन है ना। अगर ह्यूमन जो है एग्रीकल्चर कर रहा है उसके पीछे रीजन है। तो कॉज इफेक्ट रिलेशन को समझने की कोशिश करता है। आदमी जो बिहेव कर रहा है और जो नेचुरल बिहेवियर है उसको समझने की कोशिश करता है। ये जो हम बिहेव कर रहे हैं, जैसे मेरा बिहेवियर क्या है, मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूं, ये एक फिनोमिना है। ये क्या है? ये एक फिनोमिना है। ठीक है, एग्रीकल्चर करते हुए मैं बहुत सारे तरीके यूज कर रहा हूं, वो प्रोसेस है ना। तो ये प्रोसेस ऑफ फिनोमिना जो है इसका एक कॉज है
और उसी का एक रिजल्ट है, इफेक्ट है। मैं एग्रीकल्चर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं पैसा कमाना चाहता हूं। मैं एग्रीकल्चर क्यों कर रहा हूं? मैं अपने परिवार का भैया पेट पालना चाहता हूं, इसीलिए एग्रीकल्चर कर रहा हूं। कोई पैसा कमाना चाह रहा है, कोई पेट अपने बच्चों का पालना चाह रहा है, फैमिली नीड्स की वजह से कर रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे कॉज है, इफेक्ट है। ऐसे ही वॉल्केनोज, अगर कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि भाई वहां पर जो है ना, वहां पर प्लेट्स आके आपस में टकरा रही हैं। हम लोग देखेंगे व्हाट आर प्लेट्स एंड ऑल, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अभी आपको इतना समझना है कि ज्योग्राफी जो है वो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट की स्टडीज है, ठीक है। ज्योग्राफी जो है एक खुद में जो है, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट था ही नहीं पहले। ज्योग्राफी ने चीजें चुराई हैं हर जगह से, और ज्योग्राफी चुरा चुरा के एक बड़ा सब्जेक्ट बन गया, और इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया कि यूपीएससी के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो सभी सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन है। ज्योग्राफी हर जगह से कुछ ना कुछ उठाता है, इसलिए आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज ज्योग्राफी पढ़ के हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे इससे बताना चाह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे पीपल और एनवायरनमेंट को, ठीक है, इस तरफ आप ऊपर देख सकते हैं, आप इस तरफ ऊपर देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? दिस इज पीपल। तो ये जो है आपका, ये वो वाली ज्योग्राफी है जिसको हम लोग ने क्या बोला? ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। यहां पर पीपल इन्वॉल्व है, दिस इज ह्यूमन ज्योग्राफी जो हम लोग ने बात करी। और नीचे वाला जो है, दिस इज फिजिकल ज्योग्राफी, जहां पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां केवल और केवल एनवायरमेंट है ना। जैसे मीटरोलॉजी एक सब्जेक्ट है, मीटरोलॉजी क्या करता है? वेदर की स्टडी करता है। मीटरोलॉजी किसकी स्टडी करता है? वेदर की। अब क्या ज्योग्राफी वेदर की स्टडी करता है? क्या मीटरोलॉजी है ज्योग्राफी? नहीं। क्या बहुत साइंटिफिक है ज्योग्राफी मीटरोलॉजी की तरह? नहीं, इट इज सेमी साइंटिफिक। ये अप्लाइड पार्ट को उठा लेता है, और हम इसी को क्या बोल देते हैं? मीटरोलॉजी से चुराए हुए चीज को हम बोल देते हैं क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हम अर्थ के इंटीरियर को पूरा पढ़ते हैं? क्या हम अर्थ को एकदम बारीकी से पढ़ते हैं? नहीं, हम अर्थ में जियोलॉजी है वो जो अर्थ को पढ़ता है बहुत अच्छी तरीके से, इट इज जियोलॉजी, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अर्थ के ऊपर जो अलग अलग वेरियस फीचर्स है ना, उसको पढ़ रहे हैं। जो खूबसूरत फीचर्स दिख रहे हैं, माउंटेन, वैलीज, आइलैंड, वो कैसे बने, क्या हुआ, वो जियोलॉजी का पार्ट है, ठीक है वो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में थोड़ा बहुत अपने मतलब की चीज उठा लेते हैं कि माउंटेन कैसे बने, है ना। लेकिन जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी बहुत डिटेल में पढ़ रहा है, ठीक है। जियोलॉजी रॉक्स में दुनिया भर की स्टडी कर रहा है, कौन कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। हम ये सब नहीं पढ़, हम तो देख रहे हैं हाँ यार ये वाला रॉक मिलता है, बस इतना बहुत है हमारे लिए जानना। वो रॉक के अंदर भी पढ़ रहा है, तो हमने जियोलॉजी से भी चुरा लिया, है ना। हम पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं क्या? हम पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं क्या? हम पेडोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सॉइल को पढ़ रहे हैं। हमने क्या लिया? हमने पेडोलॉजी में केवल सॉइल की थोड़ी बहुत स्टडी समझ ली जो अपने एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम सॉइल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। हमने क्या बायोलॉजी पढ़ी? नहीं यार, बायोलॉजी हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम बायोलॉजी में जो हमारे फॉरेस्ट से फ्लोरा और फौना को अफेक्ट कर रहे हैं उसको हमने थोड़ा बहुत निकाल लिया, हम बायो ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। क्या हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं? क्या हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं? नहीं, हम एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ रहे हैं। हमें स्पेस साइंस और वो सब नहीं पढ़ना है यूनिवर्स के बारे में। हम क्या है, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो अर्थ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बस चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है। हमने देखिए कहाँ कहाँ से, हमने मीटरोलॉजी से, जियोलॉजी से, पेडोलॉजी से, बायोलॉजी से, एस्ट्रोनॉमी से, सबसे कुछ कुछ उठा लिया, तो हमें सबकी नॉलेज हो गई, हमें सबकी नॉलेज हो गई। फिर यहां पर देखिए आप, क्या हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ज्योग्राफी में? नहीं, हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते हैं। हम वो ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं जो पॉलिटिक्स डिसाइड करता है, ठीक है। हम देखते हैं क्या, उससे हम उठाते हैं चीजों को और पॉलिटिकल ज्योग्राफी की तरफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम क्या एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं? नहीं, हम एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। हम एंथ्रोपोलॉजी का एक पार्ट है कल्चर, उस कल्चर को समझ लेते हैं, उसको कल्चर ज्योग्राफी बोलते हैं। हम इसके बाद एक हिस्ट्री है, क्या हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं? नहीं, हम हिस्ट्री में हुए जो चेंजेस हैं और जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। क्या हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में? नहीं, हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं? नहीं, हम सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। हम उससे पार्ट कुछ अपने मतलब का उठा ले रहे हैं और सोशल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी जो है ये क्या है? ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है। ज्योग्राफी क्या है? एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है, और इसीलिए ज्योग्राफी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको इसीलिए पहले चैप्टर में एनसीईआरटी के 11th क्लास में बता रखा है सारी चीजें, ठीक है। व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी जो है इन सारी चीजों का आपका क्या है? मोटा मोटा पढ़ाई है, ठीक है। यही ज्योग्राफी है, यही क्या है? यही हमारा
ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो ये सारी आपके एनसीईआरटीज में ब्रांचेस लिखी हुई हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी अगर हम बोलेंगे तो दिस इज फिजिकल ज्योग्राफी, दिस इज फिजिकल ज्योग्राफी, हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी है जिसको ओशनोग्राफी बोलते हैं, सॉइल ज्योग्राफी है, ये हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ रखा है। ठीक है, यहां पर आपके प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी भी हम लोग जोड़ते हैं, यहां प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी भी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन कैसे आया, तो वो ज्योग्राफिकल थॉट में पढ़ते हैं। अब ये ब्रांचेस जो हैं ये आपकी क्या है, बेसिकली इसमें आपके ऑप्शनल की भी चीजें हैं जो आप नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां पर ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन को पढ़ते हैं फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां ज्योग्राफी में बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स आप पढ़ते हैं, कार्टोग्राफी, फील्ड सर्वे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अब ये सब पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में ये वाला नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में है जब आप पढ़ते हैं जीएस के लिए तो ये वाला पार्ट है आपके सिलेबस में। ठीक है, आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट है जो नीचे लिखा हुआ है, दैट इज प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट ज्योग्राफी, है ना, ये आप पढ़ते हैं बायो ज्योग्राफी के अंतर्गत, है ना, ये भी आप पढ़ेंगे, ये है। और फिर यहां पर जो चीजें हैं ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाली, ये ह्यूमन ज्योग्राफी, ये देख रहे हो, ये ह्यूमन ज्योग्राफी यहां से आ रहा है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी। ये ह्यूमन ज्योग्राफी में आप सोशल कल्चर पढ़ते हैं, आप हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप पॉपुलेशन और सेटलमेंट, जनसंख्या है, सेटलमेंट है, बस्तियां बनी हुई हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो, आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंडस्ट्रीज पढ़ते हो, आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में टूरिज्म पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सर्विस सेक्टर पढ़ते हैं। तो ये सारी जो इकोनॉमिक्स से चीजें तुम्हें लगती हैं वो हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो मैंने बोला ना, ज्योग्राफी क्या है, बहुत ही इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। तो यही था आपका ज्योग्राफी का। ठीक है, यही आपको मैं समझाना चाह रहा था कि जो आप पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में वो बहुत ही इंटीग्रेटेड, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। ठीक है, आज का जो टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा है ये क्या है, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। ठीक है, तब और आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इसका मतलब आपको एक हिंट तो मिल गई होगी कि हम लोग ज्योग्राफी में क्या करने वाले हैं। हम लोग ज्योग्राफी में 4 बुक्स हैं 11th और 12th की, एनसीईआरटीज की, वो सारी बुक्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं जिसमें आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, जिसमें पॉपुलेशन है, जिसमें आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है और जिसमें इंडियन ज्योग्राफी भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ज्योग्राफी में करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीक जो आपको समग्र बैच में शेड्यूल है उसमें आपको ज्योग्राफी का पहला चैप्टर मिलेगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो हम लोग चैप्टर जब करेंगे तो आपको और ज़्यादा मजा आने वाला है। तो आई होप आज के लिए इतना आपके लिए बहुत है। ठीक है, आपको बहुत समझ में आया होगा। तो थैंक यू फ्रॉम माई साइड, आई एम हिमांशु थापा, आई एम साइनिंग ऑफ, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।